दोस्तों, लेजेंड डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग की ये मूवी म्यूनिक शुरू होती है 1972 में, जब जर्मनी की म्यूनिक में ओलंपिक की शुरुआत हो चुकी थी। तभी एक रात 8 हथियारबंद लोग म्यूनिक के स्टेडियम में पहुंचते हैं, जहां पर इजराइल के 11 खिलाड़ी पहले से ही ठहरे हुए थे। ये 8 आतंकी इजराइल के 11 खिलाड़ियों को अगवा करके उन्हें बंधक बना लेते हैं। इस बंधक बनाने वाले गिरोह का नाम था ब्लैक सितंबर, जो कि फिलिस्तीन से संबंध रखता था। यह गिरोह इजराइल की सरकार से मांग करता है कि इजराइल की जेलों में जो 234 लोग कैद हैं उन्हें छोड़ा जाए। इस घटना से पूरे इजराइल में हड़कंप मच जाता है। इजराइल के प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर इस पूरी घटना पर अपनी नज़र बनाए हुए थी, पर वो ब्लैक सितंबर की मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं थी। अगले सीन में हमें टीवी न्यूज़ दिखाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि बंधक बने 11 खिलाड़ियों में से 3 खिलाड़ियों को उन आतंकियों ने ऑन द स्पॉट खत्म कर दिया था। ये सारी घटना जर्मनी में हो रही थी, इसलिए जर्मनी सरकार के दबाव और इजराइल के मांगों को न मानने के कारण ब्लैक सितंबर पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। तो ऐसे में ब्लैक सितंबर गिरोह के लोग अब तय करते हैं कि उन्हें 234 लोगों की रिहाई नहीं चाहिए। इसकी जगह वो जर्मन सरकार से मांग करते हैं कि वो बचे हुए 8 इजरायली खिलाड़ियों को अपने साथ ले जाने दें और उनके लिए प्लेन का इंतजाम करें। जर्मन सरकार उनकी इस मांग को मान लेती है, लेकिन वो एयरपोर्ट पर अपने स्नाइपर्स भी तैयार रखते हैं ताकि मौका मिलते ही उन दहशतगर्दों पर हमला करके इजराइल के 8 खिलाड़ियों को छुड़ा लें। आगे हम देखते हैं कि जर्मनी की आर्मी ने एयरपोर्ट पर ब्लैक सितंबर गिरोह के कुल 8 लोगों में से 5 लोगों को मार दिया और 3 लोगों को जिंदा पकड़ लिया। पर इस मुठभेड़ में आतंकियों ने सभी बचे हुए 8 खिलाड़ियों को एयरपोर्ट पर ही खत्म कर दिया था। अब इस घटना के बाद पूरे इजराइल में शोक की लहर फैल चुकी थी, क्योंकि इजराइल अपने 11 ओलंपिक खिलाड़ियों को खो चुका था। इस घटना के बाद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद उन 11 लोगों के नाम चिन्हित करती है जो इजरायली खिलाड़ियों को मारने की इस साजिश में मास्टरमाइंड थे और जिनके कारण इन खिलाड़ियों की जान गई। ये सारी इन्फॉर्मेशन मोसाद इजराइल के प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर और आर्मी चीफ के साथ शेयर करते हैं। प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर आर्मी चीफ और मोसाद के हेड से कहती है कि हम पर फिर से हमला हुआ, जबकि पूरी दुनिया खेल खेलने में लगी है और दुनिया को हमारी परवाह नहीं। तो फिलहाल शांति भूल जाओ, हम दुनिया को दिखाएंगे कि हमारी ताकत क्या है और इस मिशन की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। दूसरी तरफ इजराइल आर्मी का एक आदमी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एक एजेंट एवनर को अपने साथ यरूशलेम चलने को बोलता है और वहाँ कार में इजराइल आर्मी का एक जनरल भी बैठा हुआ था। वो जनरल एवनर को एक सीक्रेट मीटिंग में ले जाता है, जहां इजराइल के प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर के साथ ही वहां के 2 और जनरल और मोसाद के हेड भी थे। यहां एक जनरल एवनर से कहते हैं कि ये एक सीक्रेट मीटिंग है, आपको अपना देश और अपना परिवार छोड़ना होगा। इसके साथ ही इस मीटिंग और इस मिशन के बारे में आप किसी से बात नहीं कर सकते, अपनी पत्नी से भी नहीं। ऐसा सुनकर एवनर सोच में पड़ जाता है और वहाँ बैठे सभी लोग एवनर को देखने लगते हैं। फिर वहाँ एक जनरल एवनर से कहता है कि सोचने के लिए तुम्हारे पास कल सुबह तक का समय है, और इसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ बैठा एक आदमी एवनर के पास आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि लोग हमारे प्रधानमंत्री से इस बात से नाराज हैं कि उन्होंने उन आतंकवादियों के साथ समझौता क्यों नहीं किया और 11 इजरायली खिलाड़ियों को क्यों नहीं बचाया। वो एवनर से आगे कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि तुम हाँ कहोगे, वैसे मैं तुम्हारा केस ऑफिसर हूँ, मेरा नाम एफ्रेम है। अब अगले सीन में एवनर अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को इस काम पर जाने के लिए राजी कर लेता है। वहां जाने से पहले एफ्रेम सारे जरूरी पेपर वर्क एवनर से करवाता है, जिसमें अब वो आधिकारिक तौर पर एक गैर सरकारी आदमी बन चुका था जो कि बेरोजगार था। आगे एफ्रेम एवनर को बताता है कि हमारे पास 11 फिलिस्तीनी नाम हैं जो उस हादसे के असली मास्टरमाइंड हैं। तुम्हें उन सभी को एक एक करके मारना है और तुम यूरोप में ही रहोगे जब तक ये काम नहीं हो जाता। तुम्हारे सारे ऑपरेशन सिर्फ यूरोप में होंगे, अरब देशों में नहीं होंगे। हम तुम्हें पैसे भेज देंगे और इसके अलावा हम तुम्हारी किसी भी प्रकार की मदद नहीं करेंगे। तुम ये सारे काम गुप्त रूप से करोगे और तुम्हारे साथ टीम में 4 और आदमी होंगे। अब मूवी के अगले सीन में एवनर ऑपरेशन के लिए प्लेन से जा रहा था, तभी उसके सामने वो सारे दृश्य आते हैं जब ब्लैक सितंबर गिरोह ने इजराइल के खिलाड़ियों को बुरी तरह मार रहे थे। उन आतंकियों ने बड़ी ही निर्दयता से सभी खिलाड़ियों को गोलियों से भून दिया था। यहाँ एवनर अपनी वाइफ के बारे में सोचकर रिंग उतारकर अपनी जेब में रख लेता है। अब मूवी के अगले सीन में एवनर बताए गए लॉकर से पैसे लेता है और फिर अपने टीम के साथ खाना खा रहा होता है।
जिसमें एवनर को मिलाकर उनकी टीम में कुल 5 लोग थे। ये सभी अलग अलग कामों में माहिर थे। इस टीम के मेंबर्स का नाम था एवनर, स्टीव, कार्ल, रॉबर्ट और हैंस। आगे एवनर अपने ही एक पुराने दोस्त के जरिए एक आदमी से मिलता है जो कि एवनर को विश्वास दिलाता है कि वो जिन जिन आदमी को ढूंढना चाहता है उस काम में वो उसकी मदद करेगा, पर हर नाम को ढूंढने के लिए वो $60,000 लेगा। वो आदमी एवनर को बताता है कि वो जिन 11 आदमी को ढूंढ रहा है उसमें से एक आदमी अभी रोम में ही है। इसका नाम वाल्ट जेतर होता है, जो कि एक फिलिस्तीनी लेखक है। वो बताता है कि कल उसकी किताब की रीडिंग है और ये आदमी अरबी भाषा की किताबों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम करता है। अब एवनर और उसकी टीम वाल्ट जेतर के पीछे लग जाते हैं और उसकी दिनचर्या को ट्रैक करने लगते हैं। फिर एक दिन जब वो सामान खरीदकर घर लौटता है और उसके बिल्डिंग के नीचे लिफ्ट का वेट करते रहता है, तभी एवनर और उसके साथ काम करने वाला रॉबर्ट भी वहाँ पहुँच जाते हैं। एवनर पूछता है, क्या आप वाल्ट जेतर हैं? वह आदमी बोलता है, हाँ। नाम सुनते ही एवनर और रॉबर्ट दोनों ही वाल्ट जेतर पर गन तान देते हैं और उसे गोलियों से भूनकर वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद एवनर को खबर देने वाला आदमी एवनर को लुइस नाम के एक आदमी से मिलवाता है। लुइस एवनर को बताता है कि हम हर इंसान के बारे में पता कर सकते हैं कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। यही सब हमारा काम है। अब मूवी के अगले सीन में एवनर और उसकी टीम टीवी पर न्यूज़ देख रही होती है, जिसमें न्यूज़ एंकर बता रहा होता है कि इजराइल के खिलाड़ियों को मारने के बाद जो बचे हुए 3 आतंकी थे जो जर्मनी के जेल में कैद थे, उनको छुड़ाने के लिए आतंकियों ने लुफ्थांसा के प्लेन को हाईजैक कर लिया है और दबाव में आकर जर्मनी ने आतंकियों की मांग को मान लिया है और तीनों कैदियों को छोड़ दिया है। टीवी पर हम देखते हैं कि वो तीनों आदमी जो कि छूट चुके थे वो अब लीबिया में थे और लीबिया में उनका जोर शोर से स्वागत किया जा रहा था। वो वहाँ के हीरो बन चुके थे। ये सब देखकर स्टीव को गुस्सा आता है और वो एवनर से कहता है कि हमें लीबिया चलना चाहिए उन्हें मारने के लिए। एवनर जवाब में कहता है कि हम अरब देशों में नहीं जाएंगे, हमारे पास जो नाम है हम उन्हें ही मारेंगे। आगे एवनर अपने नेक्स्ट टारगेट महमूद हमसारी के बारे में बताता है और उसका फ़ोटो अपनी टीम को दिखाता है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि महमूद हमसारी अपना इंटरव्यू एक रिपोर्टर को दे रहा था। ये रिपोर्टर रॉबर्ट था जो कि एवनर की टीम में था। महमूद हमसारी रॉबर्ट से म्यूनिक पर हुए उस विभत्स हमले को सपोर्ट करते हुए कह रहा था कि अब पूरी दुनिया हमारी बात सुनेगी, हमारे घर हमसे छीन गए हैं। तभी वहाँ पर महमूद हमसारी की पत्नी आ गई थी और वो महमूद हमसारी से इस बारे में बहस करने लगती है कि ये सब कब ख़त्म होगा। उनको बहस करता हुआ देख रॉबर्ट हमसारी से पूछता है, क्या मैं एक कॉल कर सकता हूँ? हमसारी रॉबर्ट से कहता है कि हॉल में एक फ़ोन रखा हुआ है, तुम वहाँ पर जाके कॉल कर सकते हो। रॉबर्ट वहाँ जाकर उस फ़ोन का मॉडल नंबर नोट कर लेता है और वो फ़ोन के साइज का एक रफ ड्राइंग भी बनाने लगता है। तभी वहाँ पर हमसारी की बेटी आ गई थी। उसे देखकर रॉबर्ट रुक जाता है। रॉबर्ट उस बच्ची को हेलो बोलता है, फिर वो बच्ची मुस्कुराकर अपना पियानो बजाने लगती है। अब अगले सीन में एवनर, रॉबर्ट और कार्ल तीनों हमसारी के घर में आते हैं जब हमसारी घर में नहीं था। रॉबर्ट उस फ़ोन की मशीन में बम फिट कर देता है और हमसारी के फ़ोन के ऊपरी हिस्से को उस पर लगा देता है। रॉबर्ट कार्ल और एवनर को बताता है कि रिमोट को ऑन करने पर हरी बत्ती जलेगी, लेकिन जैसे ही कोई फ़ोन का रिसीवर उठाएगा उसके रिमोट में ये लाल बत्ती जलने लगेगी। वो अपनी चाबी निकालकर रिमोट में लगाकर घुमा देगा और फिर खेल ख़त्म। अब हमसारी को मारने के लिए कार्ल फ़ोन बूथ पर होता है, स्टीव, रॉबर्ट और हैंस कार में होते हैं और एवनर महमूद हमसारी के घर के नीचे नज़र रखे हुए था ताकि जैसे ही हमसारी की पत्नी बेटी को स्कूल लेकर जाए वैसे ही एवनर कार्ल को इशारा करके फ़ोन लगाने को कहे। अब यहाँ हमसारी की पत्नी उनकी बच्ची को लेकर स्कूल के लिए निकलने लगती है। एवनर और उसकी टीम ये सब देख रहे थे। यहाँ एवनर अपनी टोपी उतारकर कार्ल को इशारा करता है। कार्ल फ़ोन लगाता है और जैसे ही हमसारी कॉल उठाकर ये कहता है कि हाँ मैं महमूद हमसारी बोल रहा हूँ, उसके तुरंत बाद एक धमाका होता है। धमाका छोटा था, उससे हमसारी के अलावा किसी और को कोई नुकसान नहीं होता। अगले सीन में कार्ल अपनी टीम को बताता है कि हमसारी अभी अस्पताल में है और पता नहीं चल पाया कि उसे कितनी चोट आई है। स्टीव रॉबर्ट से कहता है कि तुमने बम की जगह पटाखे क्यों डाले थे? तो यहाँ रॉबर्ट जवाब देता है कि मैं पूरी बिल्डिंग को उड़ाना नहीं चाहता था। अगले सीन में एवनर की वाइफ एक बच्चे को जन्म देती है जिससे एवनर मिलने जाता है
और उसके बाद एवनर और उसकी पूरी टीम अपने नए टारगेट पर नज़र बनाती है। कार्ल बताता है कि इस आदमी का नाम हुसैन अब्दुल चीर है, ये अभी एक होटल में ठहरा है। रॉबर्ट हुसैन को मारने का प्लान बनाता है और वो अपनी टीम को बताता है कि रात को केजीबी की सिक्योरिटी वाले इसे होटल तक छोड़ने आते हैं। फिर वो रूम के अंदर आता है, कपड़े बदलता है और लाइट बंद करके सो जाता है। रॉबर्ट अपना बनाया हुआ बम अपनी टीम को दिखाता है और बोलता है कि जैसे ही अब्दुल चीर अपने बेड पर लेटेगा ये डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद हम रिमोट का बटन दबाएंगे और बेड को ही उड़ा देंगे। प्लान के मुताबिक एवनर की टीम अब्दुल चीर के बेड पर बम फिट कर देते हैं और एवनर अपनी टीम को बताता है कि उसने साथ वाला रूम ले लिया है। जब अब्दुल चीर बेड पर लेटेगा तो वो अपनी लाइट बंद करके इशारा कर देगा। कार्ल कहता है कि तुम बगल वाले कमरे में रहोगे और बम पावरफुल हुआ तो। यहाँ रॉबर्ट कहता है कि बम पावरफुल नहीं है, तुम रह सकते हो। आगे कार्ल एवनर को बताता है कि हमारे बम से जख्मी हमसारी हॉस्पिटल में मारा गया। अब अगले सीन में एवनर की टीम बिल्डिंग के नीचे सिग्नल का वेट कर रही थी। अब्दुल चीर अपनी बालकनी में आता है और वो वहीं से एवनर से बात करने लगता है। थोड़ी देर बाद अब्दुल चीर अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। एवनर अपनी बालकनी से अब्दुल चीर के रूम में झांक कर देखता है तो अब्दुल चीर अब सो चुका था। एवनर अपने रूम में जाकर लाइट बंद करने वाला था, पर उसे थोड़ा डर लग रहा था कि बम का धमाका कहीं बड़ा ना हो। अब एवनर लाइट बंद करता है और तभी एक बड़ा विस्फोट होता है। ये धमाका इतना बड़ा होता है कि उस होटल के कुछ रूम तहस नहस हो जाते हैं। एवनर भी इस धमाके से चोटिल हो चुका था, फिर भी वो उठकर अन्य लोगों को बचाता है। वहाँ कार्ल भी तुरंत आ जाता है, फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। एवनर की टीम के सारे लोग रॉबर्ट पर गुस्सा कर रहे थे कि ये बम बहुत ही पावरफुल था और भी लोग मारे जा सकते थे, एवनर भी मारा जा सकता था। रॉबर्ट अपनी टीम को बताता है कि ये वो विस्फोटक नहीं था जो मैंने मंगवाया था, इसका लेबल किसी ने बदलकर हमें दूसरा विस्फोटक दे दिया है, इसलिए धमाका इतना बड़ा हुआ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एवनर अपनी टीम को बताता है कि ये विस्फोटक उसे लुइस ने दिया था, जो हमें खबर देता है, और अगर वो ना होता तो ये मिशन कब का फेल हो जाता। आगे एवनर लुइस से मिलता है। यहाँ लुइस एवनर से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस देश के लिए काम कर रहे हो, लेकिन वो एवनर को 3 और लोगों का पता बताता है जो कि लेबनान के बेरूत में थे, लेकिन लेबनान तो अरब देशों में आता है, इसलिए अफ्रेम एवनर से कहता है कि तुम अरब देशों में ऑपरेशन नहीं करोगे। पर एवनर अफ्रेम की बात नहीं मानता, वो बोलता है कि हम बेरूत जाएंगे। आगे एवनर और उसकी पूरी टीम लेबनान के बेरूत में उन 3 आदमियों को मारने की मिशन पर जाते हैं, पर इस बार एवनर की टीम के साथ 15-20 हथियारबंद लोग एवनर के साथ मिशन पर जाते हैं। समुद्र के रास्ते रात के समय में एवनर की टीम बेरूत में एंटर करते हैं। यहाँ एवनर की टीम और उसके साथ आए 15-20 लोग उस बिल्डिंग पर अटैक कर देते हैं जहाँ पर वो 3 आदमी ठहरे हुए थे। यहाँ फोटो की सहायता से आइडेंटिफाई करके उस बिल्डिंग में उन 3 आदमियों को ढूंढ कर मार देते हैं। एवनर किसी भी निर्दोष पर गोली चलाने के लिए मना करता है और फिर सारे लोग वहाँ उन तीनों के बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड से लड़ते हुए बाहर निकल जाते हैं। अब पूरी दुनिया में ये खबर छप चुकी थी कि इजराइल ने ही लेबनान में आकर ऑपरेशन को अंजाम दिया है। यहाँ लुइस एवनर को अपने पिता से मिलाने को ले जाता है, जहाँ पर लुइस की बहुत ही बड़ी फैमिली थी। लुइस के पिता को एवनर का व्यवहार पसंद आता है और वो आगे भी एवनर को छुपे हुए आदमी की खबर देने के लिए राजी हो जाता है। आगे एवनर लुइस से उन 11 आदमियों में से सबसे इम्पोर्टेंट आदमी जिसने म्यूनिक के ऑपरेशन को लीड किया था, अली हसन सलामे के बारे में उससे पूछता है, पर लुइस एवनर को अली हसन के बारे में खबर देने से मना कर देता है और लुइस एवनर को एक अन्य आदमी की खबर देता है जिसका नाम था जयेद, जो कि एथेंस में था। एवनर कहता है कि जयेद नाम का कोई भी आदमी उन 11 लोगों की लिस्ट में नहीं है। लुइस कहता है कि जयेद ही ब्लैक सितंबर ग्रुप का केजीबी कॉन्टैक्ट है। तुमने अब्दुल चीर के बेड के नीचे बम लगाकर उसे उड़ा दिया था। उसके मरने के बाद जयेद मुच्यासी ही ब्लैक सितंबर का केजीबी कॉन्टैक्ट है। उसकी जगह अब जयेद मुच्यासी को लगाया गया है। एवनर कहता है कि ठीक है, एथेंस में हमारे लिए जगह ढूंढो। रॉबर्ट अपनी टीम के साथ वापस बम बनाता है और प्लान डिस्कस करता है। उस रात एवनर और उसकी टीम अपने रूम में सोई थी, तभी उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है। यहाँ तुरंत ही एवनर की पूरी टीम हथियारों के साथ पोजीशन ले लेते हैं। इस कमरे में बाहर से 3 आदमी आते हैं और वो तीनों आदमी भी एवनर की टीम पर गन तान देते हैं। वो तीनों बोलते हैं कि वो लोग अमान से आए हैं और उसमें से एक आदमी अपना नाम अली बताता है।
वो कहता है कि हमने यहाँ 2 रात रुकने के लिए पैसे दिए हैं। इसके बाद एवनर यहाँ पर उन लोगों को अपने साथ रुकने देता है। आगे कार्ल और रॉबर्ट जैद के घर जाते हैं। वो लोग वहाँ पर काम करने वाले आदमी को पैसे देकर उसके घर के अंदर पहुँचते हैं और उसके टीवी के अंदर बम लगा देते हैं। रात को जैसे ही जैद अपने घर में लौटता है तो एवनर और पूरी टीम उसका इंतजार कर रहे थे, पर जैद के साथ अली भी था जो कि उसकी सिक्योरिटी में लगा हुआ था। अली वही आदमी था जो उन 3 आदमियों के साथ एवनर के रूम में ठहरा हुआ था। जैद अपने कमरे में चला जाता है और एवनर के कहने पर रॉबर्ट बटन दबाता है, पर इस बार विस्फोटक काम नहीं कर रहा था, वो नहीं फटा। ये देखकर एवनर के टीम मेंबर हैंस अपने बैग में बम लेकर जैद के घर की तरफ बढ़ता है। यहाँ हैंस जैद के कमरे का दरवाज़ा खोलकर बम अंदर फेंक देता है और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है। इसके तुरंत बाद एकदम से बड़ा विस्फोट होता है। हैंस अब चोटिल हो चुका था और नीचे आकर कार में भागने की कोशिश करता है। तभी नीचे खड़े सिक्योरिटी के लोग हैंस पर गोली चलाने लगते हैं। बदले में एवनर की टीम उन लोगों पर गोली चलाते हैं और इस मुठभेड़ में अली भी मारा जाता है। एवनर और उसकी टीम वहां से बच के भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब लुइस अपने हर खबर के बदले मिले पैसों को गिनता है और एवनर को अली हसन सलामी की जानकारी देता है, जिसने पूरे म्यूनिक मिशन को अंजाम दिया था, जो कि उन 11 हिट लिस्ट में सबसे मेन था। अब इनकी टीम सलामे को मारने के लिए लंदन पहुंचते हैं और प्लानिंग में ये तय करते हैं कि वो सड़क पर ही सलामे के साथ उसके बॉडीगार्ड को भी मार देंगे। अब यहाँ पर एवनर हसन सलामे को सामने से मारने के लिए आगे बढ़ता है। रॉबर्ट और हैंस पीछे से अटैक करने के लिए रेडी थे। स्टीव और कार्ल रोड के दूसरे ओर से उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। जब एवनर सलामे के और नज़दीक जाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, तभी अचानक से एक आदमी एवनर को अपने साथ पकड़कर साइड में ले जाता है और वो एक पिए हुए आदमी की तरह बर्ताव कर रहा था। उसके साथ 2 और आदमी आते हैं और वो भी एवनर को बहस करके फिर मारने भी लगते हैं। तब स्टीव वहां आता है और फिर थोड़ा हाथापाई के बाद वो तीनों आदमी वहां से चले जाते हैं। लेकिन उतनी देर में हसन सलामे भी अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ अपनी कार में बैठकर निकल जाता है और एवनर के टीम मेंबर्स देखते बस रह जाते हैं। अब अगले सीन में एवनर एक बार में बैठा हुआ था और वहीं पर एक खूबसूरत लड़की बैठी होती है, जिसके परफ्यूम की खुशबू एवनर को बहुत पसंद आती है। वो लड़की एवनर से अपने साथ एक रात गुजारने के लिए कहती है, पर एवनर उस लड़की की बात को टालकर वहां से चला जाता है। जाते समय एवनर बार के बाहर कार्ल से मिलता है और एवनर कार्ल से कहता है कि अगर तुम ड्रिंक करने जा रहे हो तो बार में एक लड़की से बच के रहना, वो बहुत खूबसूरत है, तुमसे रहा नहीं जाएगा। अब एवनर अपने रूम में जाकर अपनी पत्नी और अपनी बच्ची से बात करने लगता है। अपनी बच्ची की आवाज़ पहली बार सुनकर एवनर रोने लगता है। इसके बाद एवनर फिर से उन इजरायली खिलाड़ियों को याद करता है कि कैसे ब्लैक सितंबर ग्रुप ने एयरपोर्ट पर उन खिलाड़ियों को बुरी तरह से मारा था। इसके बाद एवनर उठकर अपने रूम से बाहर आता है तो उसे एक जानी पहचानी सी खुशबू आती है। ये खुशबू उस लड़की के परफ्यूम की थी जिससे एवनर बार में मिला था और ये खुशबू कार्ल के रूम से आ रही थी। कार्ल के कमरे का गेट खुला हुआ था तो एवनर को कुछ अजीब लगता है। एवनर धीरे से गेट खोलकर अंदर जाता है। वहाँ कार्ल नग्न अवस्था में बेड पर मरा हुआ पड़ा था और उसके सर पर चोट आई हुई थी। कार्ल को मरा हुआ देख एवनर रोने लगता है। इसके बाद लुइस और उसके पिता एवनर को उस लड़की का पता देते हैं जिसने कार्ल को मारा था। एवनर को शक होता है कि कहीं लुइस और उसके पिता ने ही तो उसकी टीम की जानकारी नहीं दी। लुइस के पिता एवनर को बताते हैं कि हम तुम्हारे दुश्मनों से ही तुम्हारे लिए जानकारी खरीदते हैं, इसलिए हो सकता है कि वो लोग सतर्क हो गए होंगे। वो आगे कहता है कि तुम्हें अपना मिशन रोकना चाहिए क्योंकि मुश्किल कभी भी आ सकती है। एवनर, हैंस और स्टीव तीनों उस लड़की के पते पर जाते हैं और उस लड़की को पाइप गन से शूट करके मार देते हैं। आगे एवनर अपनी टीम के साथ डिनर कर रहा था। तब एवनर कहता है कि 5 टारगेट अभी भी जिंदा है। जब मैंने पहली बार आदमी को मारा था तो मुझे बुरा लगा था, पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस अपना काम खत्म करके अपने घर जाना चाहता हूँ। रात को एवनर अपने रूम में सोया हुआ था और स्टीव अचानक एवनर के रूम में आता है। यहाँ स्टीव एवनर को बताता है कि हैंस रात में घर नहीं लौटा और फिर दोनों हैंस को ढूंढने निकलते हैं। हैंस एक नदी किनारे बैठा हुआ था। स्टीव और एवनर उसके पास जाते हैं, पर वो अब मर चुका था, उसे भी किसी ने मार दिया था। अब यहाँ एवनर के 5 लोगों की टीम में से 2 लोग मर चुके थे और 3 जिंदा बचे थे।
अगले सीन में रात के समय एवनर अपने रूम में होता है और वो बहुत डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि शायद अगला टारगेट वो हो सकता है, इसलिए वो अपने घर के टीवी, फोन, बेड सबको खोल के देखता है, कहीं किसी ने इसमें बम तो फिट नहीं किया। दूसरी तरफ टीम मेंबर रॉबर्ट अपने वर्कशॉप में काम कर रहा था। तभी वहाँ पर बड़ा धमाका होता है और रॉबर्ट भी अब मर चुका था। एवनर को रॉबर्ट की मौत की खबर मिलती है, जिससे एवनर बहुत दुखी होता है। अब टीम में केवल 2 लोग जिंदा बचे थे, एवनर और स्टीव। यहाँ लुइस एवनर से मिलकर कहता है कि एथेंस में तुमने एक केजीबी एजेंट को गोली मारी थी। वो आगे कहता है कि कई सारे लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करने दूंगा क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी रकम देते हो। इसके बाद लुइस एवनर को सलामे का पता देता है, जिसने म्यूनिक हमले का पूरा प्लान बनाया था। फिर यहाँ स्टीव और एवनर सलामे को मारने के लिए जाते हैं। हसन सलामे अपने घर में कई लोगों के साथ पार्टी कर रहा था और उसके पूरे घर में सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए थे। एवनर अपनी गन से हसन सलामे को निशाना बनाता है। तभी वहाँ पर एक गार्ड आ गया था जो इन दोनों को देख लेता है। एवनर अपनी गन से उस गार्ड के ऊपर गोली चला देता है और सलामे के घर पर लगे सारे सिक्योरिटी गार्ड एवनर और स्टीव पर गोली चलाने लगते हैं। फिर एवनर और स्टीव को अपनी जान बचा के वहाँ से भागना पड़ता है। अब मूवी के अगले सीन में एवनर वापस इजराइल लौट आता है, जहां एयरपोर्ट के बाहर आर्मी के 2 जूनियर फौजी एवनर से मिलते हैं जो उसे रिसीव करने आए थे। वो दोनों फौजी एवनर से कहते हैं कि आपने जो भी अपने देश के लिए किया, हमें आप पर गर्व है। यहाँ एवनर थोड़ा थका हुआ और थोड़ा परेशान लग रहा था। आर्मी के जनरल भी एवनर से मिलते हैं और वो भी एवनर की तारीफ करते हुए उसकी देशभक्ति को सलाम करते हैं। आगे एवनर अपनी माँ से कहता है कि क्या आप जानती हैं मैंने इतने सालों तक क्या किया है। यहाँ एवनर की माँ बोलती है, नहीं, तुमने जो भी किया अपने देश के लिए किया, अपने परिवार के लिए किया। हम यहूदियों के लिए भी पृथ्वी पर जगह है, हमें तुम पर गर्व है। आगे एफ्रेम एवनर से छुट्टी मनाकर वापस मोसाद ज्वाइन करने को बोलता है, पर इस बार एवनर उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में एवनर अपनी बच्ची और अपनी वाइफ से मिलता है जो कि ब्रुकलिन में थे। इतने सालों बाद एवनर अपने परिवार से मिलकर उन्हें पूरा समय देने लगता है। इसके बाद एफ्रेम एवनर को मिलने के लिए बुलाता है। वो एवनर से कहता है कि तुमने अच्छा काम किया है, तुम शायद खुश इसलिए नहीं हो क्योंकि तुमने 7 लोगों को मारा है। वो आगे कहता है कि तुम सलामे को नहीं मार पाए, लेकिन हम सलामे को भी जरूर मारेंगे। यहाँ एवनर लोगों को मारने की गिल्ट में होता है तो एफ्रेम उससे कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम लोग ही अकेले टीम में थे, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था, तुम तो बस एक हिस्सा भर थे, क्या इससे तुम्हारा गिल्ट कम हुआ? एवनर कहता है कि जिसे भी हमने मारा उसकी जगह किसी दूसरे ने ले ली, फिर हमें क्या हासिल हुआ? इस पर एफ्रेम कहता है कि इसी वजह से हमें लड़ते रहना होगा, अपने देश के लिए, अपने लोगों के भविष्य के लिए। और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। इजराइल ने अपने 11 खिलाड़ियों को मारने वालों के लिए ऑपरेशन वार्स ऑफ गॉड चलाया था, जिसके लिए इजराइल के जासूसों और खुफिया एजेंसी मोसाद ने पूरी दुनिया में ढूंढ कर ब्लैक सितंबर ग्रुप से जुड़े लोगों को मारा था। और ये ऑपरेशन 20 सालों तक चला था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और फिल्म के एक और कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।